सो नया लेक्चर, नया टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। देखते हैं क्या चीज़ है, डिटेल में समझते हैं कैसे काम करता है आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन करेंगे इसके, सीखेंगे क्या चीज़ होता है ना। तो नाम में ही आइसोमेरिज्म से ही पता लगता है, आइसो मतलब सेम, एक जैसा, ठीक है। और आइसोमेरिज्म का वर्ड आया है मिरोज से, जिसका मतलब होता है पार्ट, सेम पार्ट, एक जैसा, है ना। जैसे ट्विन्स होते हैं ना, ट्विन्स, जो जैसे अगर एक घर में ट्विन्स पैदा पैदा होता है, तो ट्विन्स का दिखने में सेम सेम होता है, लेकिन दोनों के जब एग्ज़ाम देते हैं तो मार्क्स अलग अलग आते हैं, है कि नहीं। अब दोनों ऐसा नहीं कि दिखने में सेम हो तो पढ़ने में सेम होंगे, दोनों उनका खेलने में कोई स्किल उनका सेम है, या फिर दोनों की राइटिंग अच्छी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़रूर दोनों के प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी। एकदम सेम आइसोमेरिज्म के साथ है। आइसोमेरिज्म का यही डेफिनेशन होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब दिखने में सेम होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है सेम होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब वो सब बात ठीक है कि आइसोमेरिज्म का टर्म किसने दिया, बर्जिलस ने दिया, ये सब वो सब ठीक है, पढ़ते रहेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि आइसोमेरिज्म है क्या, और आइसोमेरिज्म को क्लासिफिकेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ देखते हैं, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या करते हैं कि आइसोमेरिज्म को क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसका। तो क्लासीफाई हम करते हैं आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म, तो क्या क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म होता है दो प्रकार का, हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सो फर्स्ट इज इट इज़ क्लासीफाइड इनटू स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल। स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, उसको हम स्ट्रेट लाइन में बना रहे हैं, प्राइमरी कार्बन चेन में डिफरेंट, ये सब चीज़ स्ट्रक्चर में डिफरेंट। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक, इसको 3D आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर ये रियल लाइफ में, मतलब इसका एटम्स कैसे दिखते हैं असलियत में, तो उनमें क्या डिफरेंस है वो चीज़ हम देखेंगे। अभी हम एक लाइन में इसको अभी नहीं समझ सकते कि स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। अभी हम देख लेते हैं, मोटा मोटा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है कि हम किसी उसके स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, और स्टीरियो क्लासिफिकेशन मतलब उसको 3D प्रॉपर्टीज़ में उसको चेंज करते हैं, मतलब उसका 3D शेप, ये सब चेंज कर दें, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल ये कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। ये होता है एक चेन आइसोमेरिज्म। फिर हम देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद हम देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हाँ वही, फंक्शनल ग्रुप चेंज करके, हाँ वही सब, ठीक। फिर बहुत इंपॉर्टेंट मेटामेरिज्म, ठीक, इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन टॉटोमेरिज्म की बात हम कर लेते हैं। टॉटोमेरिज्म हमारे आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में कई बार आएगा, तो मैं बताऊंगा टॉटोमेरिज्म हो रहा है, टॉटोमेरिज्म हो रहा है। और टॉटोमेरिज्म की बारी अब आ जाएगी पढ़ने की, टॉटोमेरिज्म। और लास्ट लास्ट हम पढ़ते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अपना अपना दो तरह का आइसोमेरिज्म होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक होता है कन्फिग्रेशनल, और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल। अभी लग रहा होगा क्या क्या नया नया चीज़ है, लेकिन जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम एक एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे। और ऐसा भी नहीं मैं सिर्फ क्लासीफाई करते हुए तो मैं सब ये बता दूंगा देखो क्या है। ये तो सिर्फ इंडेक्स की तरह है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना तो अंदर है ना, अभी जैसे देख करके नाम बड़ा बड़ा घबराना नहीं है कि कन्फिग्रेशनल क्या है, ये सब क्या है, तो पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल होता है, एक ऑप्टिकल होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, हम आगे देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से। चेन आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं हम, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म ख़त्म करके स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक जाएंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म होता कैसे है, कि या होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो कंपाउंड बना रहा हूँ,
एक बनाऊंगा इथाइल अल्कोहल, ठीक, और दूसरा बनाऊंगा एक डाईमिथाइल ईथर। ठीक है। अब इथाइल अल्कोहल, इथाइल मतलब 2 कार्बन का अल्कोहल, तो 2 कार्बन का अल्कोहल हम बना देते हैं CH3CH2OH। ठीक। एक डाई मिथाइल ईथर ये होता है CH3OCH3। तो 2 हमने बना लिया। ठीक है। अब जैसे 2 का हम देख पा रहे हैं कि दोनों का अपना स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है। या ऐसा कहो कि दिखने में अलग अलग है लेकिन इसका एज सेम है। 2 लोग होते हैं ना, सेम एज के होते हैं लेकिन दिखने में अलग अलग होते हैं। एकदम सेम हमारा स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म होता है कि उनका एज सेम होता है लेकिन दिखने में अलग अलग है। तो अलग अलग कैसे है कि स्ट्रक्चर ही अलग है, दिख रहा है पूरी तरीके से, कंपाउंड ही अलग है, लेकिन जब हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें 2 कार्बन है C2H6O, यही है 6, हाँ, और इसका भी C2H6O। तो दोनों में दिख रहा है 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हम दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि एज देख करके जैसे इंसान का थोड़ी पता लगाया जा सकता है कि अच्छा 18 ईयर्स का है तो कौन सा एज है। तो हम ऐसे पता नहीं लगा सकते इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख करके कि ये कंपाउंड कौन सा था। इसी प्रकार का हम आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं। ठीक है। एक ही आइसोमेरिज्म हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये अभी बाद में देखते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ हमको अब देखना है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से। तो हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, बड़ा सिंपल है चेन आइसोमेरिज्म भी। बड़ा सा नाम लिख लेते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, जब हमने IUPAC स्टार्ट किया था तो सबसे पहला काम क्या था हमारा IUPAC लिखने का कि प्राइमरी कार्बन चेन सेलेक्ट करना। ठीक है, हमारा रूल ही फर्स्ट ये था कि सबसे पहले प्राइमरी कार्बन चेन सेलेक्ट करना, और सेकंड नंबर ये था कि जैसे ही हमने कार्बन चेन सेलेक्ट किया उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करना है, ये सब करके हम अपना फर्स्ट स्टेप चलते थे। तो वहीं अपना चेन आइसोमेरिज्म भी ये काम करता है। चेन आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ही, ये हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा क्योंकि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में ही यही है। ठीक है, लेकिन उसके चेन, प्राइमरी कार्बन चेन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइमरी कार्बन चेन जाएगा कहाँ। अगर प्राइमरी कार्बन चेन छोटा हो गया तो उसमें एक कार्बन जाएगा कहाँ, देखते हैं। ठीक, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमने एक ब्यूटेन ले लिया है। इसका अगर हमें आइसोमर बनाना है, ठीक है, जो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसके अंदर कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन दिखने में अलग है, तो मैं क्या करूँगा, एक CH3 को यहाँ उठाऊँगा और इसके बीच में डाल दूँगा। ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही करेंगे। तो देखते हैं CH3 CH, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन थे। ठीक है, अब एक ऊपर इसके बॉन्ड लगा दूंगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CH3CH, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन थे। ठीक, और ये कोने में आ गया तो इसको एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो CH3। अगर देखोगे ध्यान से तो इसके पास भी कितने कार्बन है कि 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो C4, और 3 2 6 7 8 9 10 H10। ठीक, और इसके पास भी C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा IUPAC अगर हम देखेंगे, इसीलिए IUPAC पढ़ाना पहले ज़रूरी होता है। इसका प्राइमरी का सीधा सीधा चेन है, प्राइमरी कार्बन चेन क्या बोलूँ, 1 2 3 4। ठीक, इसमें प्राइमरी कार्बन चेन देखेंगे तो ये होगा प्राइमरी कार्बन चेन ही बदल गया। और ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन चेन ही बदल जाए उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें यह है कि अपना वो तो है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन इसका प्राइमरी चीज़ है चेन आइसोमेरिज्म खोजने का कि इसमें प्राइमरी कार्बन चेन ही डिफरेंट हो जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिख देंगे, डिफरेंस इन प्राइमरी कार्बन चेन। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म मतलब उसकी प्राइमरी कार्बन चेन में ज़रूर अंतर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। तो मान लो अगर हमारे पास 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH3, तो क्या हम इसका चेन आइसोमेरिज्म कर सकते हैं? अगर मान लो मैं CH3 को उठा करके इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे लगा दूं, तो क्या मैं प्राइमरी कार्बन चेन को डिफरेंट कर सकता हूं? करके देखें एक बार, CH3 CH2
अब इस CH3 को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया CH3, अरे ये तो सेम प्राइमरी कार्बन चेंज हो गई। ये तो वही कार्बन चेन है जो ऐसे थी, बस हमने लास्ट वाला बॉन्ड उठा करके थोड़ा सा ऊपर कर दिया और सेम चेन बन गया है। इसका मतलब ये भी है कि मिनिमम कार्बन का कंपाउंड जो कि कार्बन ये चेन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, इट इज़ 4। सो द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन ए कंपाउंड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इज़ 4। ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है कि इसकी ज़रा कॉमन नेमिंग ज़रा ध्यान देते हैं। जो सीधा सीधा कार्बन चेन होता है, एकदम सीधी सीधी कार्बन चेन, इसको हम एन भी बोलते हैं। एन जैसे 4 कार्बन की चेन है तो इसको बोल देंगे हम एन ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन का मतलब जिस कंपाउंड के आगे एन लिखा है हमें पता लग गया कि सीधी चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, अगर ये कार्बन, ये IUPAC नेमिंग नहीं है इसका, ये इसका ट्राइबल या लोकल नेमिंग है, और इसको हम देखते हैं तो ये भी ब्यूटेन है, लेकिन ये भी ब्यूटेन है IUPAC में नहीं। मैंने माना IUPAC में इसका नाम अलग है, लेकिन इसमें भी 4 कार्बन है और 4 कार्बन होते हुए इसमें सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। और जहाँ जहाँ वर्ड आइसो आ जाता है हमें पता रखना पड़ता है कि वहाँ पे एक ब्रांचिंग है, सेकंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग है। ठीक है, अब एक और आता है नियोब्यूटेन। नियोब्यूटेन तो होता ही नहीं, उसके आगे और कार्बन जोड़ना पड़ेगा। एक सेकंड में दिखाता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं CH3 CH CH2 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 CH3। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला कार्बन यहाँ उठा करके ले जाऊँ और यहाँ पे ले जाऊँ तो अब देखते हैं कंपाउंड क्या बनता है। CH3 CH CH3 CH3 सॉरी CH3। अब यहाँ पे हमें पता है 2 कार्बन ऊपर नीचे लगे हैं और कार्बन सेकंड नंबर वाले कार्बन पे दोनों साइड ऊपर नीचे मिथाइल है, तो इसको हम बोल देंगे नियो। ठीक है, अब हमें पता है IUPAC नेमिंग तो है नहीं, तो नियो क्या देखते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन। ठीक है, IUPAC नेमिंग नहीं है, लोकल नेमिंग है, लेकिन ये भी ज़रूरी होती है क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि आइसोपेंटेन आइसोब्यूटेन इन सब का क्या है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मिनिमम का नंबर ऑफ कार्बन जो कि आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, ऐसा कंपाउंड 4 कार्बन को तो होना ही चाहिए। 4 कार्बन से नीचे कोई कंपाउंड आइसोमेरिज्म दिखा ही नहीं पाता है। अब चेन आइसोमेरिज्म ऐसा है कि सिर्फ इसी कंपाउंड पे नहीं, किसी भी कंपाउंड में जिसका चेन डिफरेंट हो रहा है उसमें हम चेन आइसोमेरिज्म लगा सकते हैं। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे और चेन उसकी प्राइमरी कार्बन चेन डिफरेंट हो जाए। इसमें लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ठीक है, उसमें हम चेन आइसोमेरिज्म लगा सकते हैं। तो हम कोई भी ऐसा कंपाउंड उठा लें जिसकी चेन 4 कार्बन से है या 4 कार्बन से ज़्यादा है और उसमें कोई भी कार्बन छोटा हो रहा है, मतलब का है कि प्राइमरी कार्बन चेन छोटा हो रहा है, तो उसमें हम चेन आइसोमेरिज्म लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे चेन आइसोमेरिज्म के आगे है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म देखते हैं। अब पोजीशन वर्ड से हमें क्या पता लगता है कि ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें जिसमें कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट या उसके सैचुरेशन या उसके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन उसमें अपना प्राइमरी कार्बन चेन सेम है। देखते हैं क्या बोला मैंने, PCC सेम, चेंज इन पोजीशन ऑफ प्राइमरी कार्बन चेन से क्या क्या जुड़ा रहता है, रूट वर्ड से जो जो जुड़े रहते हैं सबका पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो उसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। किसका पोजीशन चेंज हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट का चेंज हो सकता है, सैचुरेशन चेंज हो सकता है, या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है। इन तीनों में से किसी का भी पोजीशन चेंज होता है बशर्ते उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे।
तो हम उसको क्या बोल देंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखते हैं एक एग्जांपल करके, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर मुझे इसमें है क्या, प्राइमरी कार्बन चेन तो सेम है हमें पता है, लेकिन पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ इस डबल बॉन्ड की। इस डबल बॉन्ड की अगर मैं पोजीशन चेंज करूँगा तो देखते हैं CH3 CH CH CH3, ये डबल बॉन्ड पहले 1 नंबर कार्बन पे था लेकिन अब ये 2 पे आ गया। और देखा हमने प्राइमरी कार्बन चेन तो 4 ही कार्बन की है। प्राइमरी कार्बन चेन को ना चेंज करते हुए हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बड़ा सेम है। देखते हैं एक चीज़, जैसे अगर यहाँ डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो सेम चीज़ रहता। सेम हम साइक्लिक कंपाउंड में भी कर सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में भी अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जैसे CH3, मान लो ये CH3 ये अपना ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। ठीक है, अब इसको मेटा पोजीशन पे लगा देते हैं। वैसे अगर नहीं पता है ऑर्थो मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन तो कोई बात नहीं, ये पोजीशन बाद में भी आएगा, तो मैं एक बार और समझाऊंगा कौन सी पोजीशन है। और ये हमने पैरा पोजीशन पे लगा दिया। पोजीशन का नाम छोड़ते हैं, ये देखते हैं हमने 1 2 1 2 3 1 2 3 4, पहले सेकंड नंबर कार्बन पे लगा हुआ था ये सब्स्टिट्यूएंट दूसरा वाला, फिर 3 नंबर कार्बन पे आ गया, फिर 4 नंबर कार्बन पे आ गया। तो हम देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन चेंज होता जा रहा है लगातार, तो इसको हम बोल देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत इजी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब किसी भी, अब हमने देख लिया कि डबल बॉन्ड का चेंज हो रहा है, मतलब सैचुरेशन चेंज करके देख लिया, सब्स्टिट्यूएंट चेंज करके देख लिया। अब एक बार हम अपना क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप चेंज करके देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप चेंज करेंगे तो एक बार मैं कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बना लेता हूँ। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मैंने बना लिया है। आगे देखते हैं, सेम कार्बन होते हुए हम कीटोन की पोजीशन चेंज कर दी है। देखिए इसमें कीटोन तो हमें पता है कि टर्मिनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी खाली होती है, और 2 वैलेंसी जिस कार्बन की खाली है वो टर्मिनल हो ही नहीं सकता है ना। तो कीटोन हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो पहले वाले कंपाउंड पे हमने कीटोन सेकंड पोजीशन पे लगाया है, लेकिन दूसरे वाले कंपाउंड में वही कीटोन अपना थर्ड पोजीशन से आ गया दोनों साइड से, लेकिन अपनी प्राइमरी कार्बन चेन सेम है। और प्राइमरी कार्बन चेन सेम होते हुए अगर हम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड सैचुरेशन की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, अब हमें पता है कि आइसोमेरिज्म है, इतना अगर हमें पता है आइसोमेरिज्म है, अगर वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो ज़रूर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। एक शर्त तो पता है, और मैं बार बार कि हर आइसोमेरिज्म में देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ये तो बोल नहीं सकता, लेकिन हमें देखना है कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो सारे आइसोमेरिज्म को अलग अलग बनाता है। जैसे चेन आइसोमेरिज्म था, उसमें अपना प्राइमरी कार्बन चेन अलग हो रहा था, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या फिर सैचुरेशन की पोजीशन चेंज हो रही है। आगे देखते हैं हम। अच्छा, जैसे हमने चेन आइसोमेरिज्म में देखा था कि मिनिमम कार्बन क्या चाहिए कंपाउंड के अंदर जो कि चेन आइसोमेरिज्म दिखा सके, तो सेम चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, पोजीशन आइसोमेरिज्म में कितना मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए कि दिखा सके। देखते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखा हमने, अगर इसको मुझे डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना है तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? क्या ये पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड की 1 2 3, अब 1 2 3? नहीं, इसका IUPAC नेम अब भी सेम है, क्योंकि IUPAC नेम वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3, और इसका डबल बॉन्ड यहीं से स्टार्ट है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा तो इसका नेमिंग भी, नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट हो गया 1 2 3, तो दोनों सेम कंपाउंड है। ठीक, तो इससे हमने ये भी सीखा कि आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए पोजीशन हो या चेन हो, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो तो 4 ही चाहिए, क्योंकि 3 नंबर कार्बन से तो अपना काम बन नहीं रहा है ना। एक चीज़ और देखते हैं इसमें हम पोजीशन में, CH3 CH Cl Cl, और अगर इसका हमें पोजीशन चेंज करना है CH2 Cl CH2 Cl, तो क्या है, हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म कर दिया। देखा कि आइसोमेरिज्म करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखा कि Cl की पोजीशन एक चेंज है बिल्कुल। तो ये हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म कर दिया है, लेकिन ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि इसका आगे हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी इसका रोल आएगा।
तो इसको हम नाम देते हैं, दोनों का IUPAC नाम तो अलग अलग है, लेकिन हम इसको जनरली बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल, अगर एक ही कार्बन पे दो दो हैलाइड हैं तो हम उसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, अभी से बताया, वैसे ये आएगा बाद में, कब आएगा, ये आएगा हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड में, अपना हेलो एल्केन हेलो एरीन में। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं विसिनल, VIC शॉर्ट में लिख देते हैं, डाई हैलाइड। ठीक है, हेलोजन जुड़े हुए हैं अलग अलग कार्बन पे तो हो गया विसिनल डाई हैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो हम उनको बोल देते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। और हाँ, ये भी एक पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, चलो ठीक है। अब मेन बात मुझे इसमें ये बताना था कि अपने एल्डिहाइड, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड, अपने साइनाइड, ऐसी साइनाइड, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कंटेनिंग है, जिसके अंदर कार्बन है, उसमें हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा ही फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, मैंने बोला था ना, ये दुकान के मालिक हैं, और जहाँ से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप या ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन है वो आ जाते हैं, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे CH3CH2C⋯O OH। ठीक, एक सेकंड, थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं चेन को। ठीक है, ये हो गया CH3CH C⋯O OH तो क्या हमने इसका चेंज कर दिया पोजीशन? नहीं। क्यों चेंज नहीं कर पाए पोजीशन? क्योंकि जब यहाँ से था 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। सो एज इट इज़ अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, सो जहाँ से ये लग जाते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3। देखा, ये तो जहाँ से लगा वहीं से लाइन स्टार्ट हो गया। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन है वो तो हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। तो एल्डिहाइड भी अगर आ गया तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर कहीं आया है कंपाउंड में तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, और साइनाइड में भी कार्बन होता है तो जनरली ये भी फर्स्ट पोजीशन पे आता है। इसका पोजीशन हम चेंज ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये जहाँ से खड़े हो जाते हैं वहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाती है। एक चीज़ और तुमको डाउट हो रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि पोजीशन आइसोमेरिज्म देखने के लिए अभी तो हमें 4 कार्बन चाहिए, और यहाँ पे आपने 2 2 कार्बन में पोजीशन आइसोमेरिज्म करा दिया, तो ये क्या बात हो गई कि आपने 2 कार्बन लेकर के पोजीशन आइसोमेरिज्म करा दिया, लेकिन मिनिमम कार्बन अभी आपने बताया 4। तो मिनिमम कार्बन इन्हें हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मिनिमम कार्बन इन्हें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें 4 कार्बन ही चाहिए, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हेलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, ये हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में तो हम 2 से भी चला सकते हैं, लेकिन अगर हेलो एल्केन नहीं है, सिर्फ सिंपल एक हाइड्रोकार्बन है, तो उसको 4 कार्बन होना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है, तो उसमें हमें 4 कार्बन चाहिए पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंट नोट्स कर लिए। ठीक है, चाहते हो तो हम आगे अगला वाला भी कर सकते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि वो भी इजी है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि चेन बदल रहा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन बदल रहा था, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में बहुत सिंपल है, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बट बस वही सेम, क्या सेम? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हमें पता है, लेकिन जैसा नाम वैसा काम। देखा हमने चेन में तो चेन डिफरेंट कर दिया, पोजीशन देखा तो पोजीशन डिफरेंट कर दिया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर दिया। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट करना है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे। एक एग्जांपल दिखाऊं? एक एग्जांपल हमने अभी देखा था अल्कोहल और ईथर का। कहाँ देखा था, कहाँ देखा था? हाँ, नहीं, कहाँ देखा था? यहीं पे हमने देखा था ना, अल्कोहल और एक ईथर बनाया था। कहाँ गया? चलिए कोई बात नहीं। मैंने एक अल्कोहल और एक ईथर बनाया था, तो इथेनॉल और हमने देखा था डाई मिथाइल ईथर में। कोई बात नहीं, हम फिर से एक देखते हैं कि एल्डिहाइड और एक कीटोन में अब देख लेते हैं। एक एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं हम CH3C⋯O
CH3, ये अपना हो गया एल्डिहाइड, और एक कीटोन बना देते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये कीटोन हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, देखते हैं इसमें कार्बन कितने हैं। 3 कार्बन है तो C3। ठीक, 3 कार्बन है C3। हाइड्रोजन कितने, 3 यहाँ 3 यहाँ, C3H6O। इसमें भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो C3H6O। ठीक, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन आपने देखा कि इसमें तो कीटोन है और इसमें एल्डिहाइड है। और एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, जैसे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप अलग हुआ तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, और जैसे हम इसको अल्कोहल ईथर में कर सकते हैं, कीटोन एल्डिहाइड में कर सकते हैं, अमीन्स में कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन देखते हैं कि अमीन में करके दिखा देते हैं। ठीक, CH3 CH2 CH2 NH2, ये अपना हो गया प्राइमरी अमीन। अगर इस प्राइमरी अमीन को मैं सेकेंडरी कर दूं, जैसे देखते हैं CH3 CH2 NH, एक सेकेंड, CH3। ठीक ठीक, तो ये भी अपना फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्या चेंज हुआ, ये प्राइमरी अमीन था 1 डिग्री और ये सेकेंडरी अमीन हो गया, तो ये भी अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि हम इसको ज़्यादातर पोजीशन आइसोमेरिज्म से कंफ्यूज कर जाते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाता है, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें पोजीशन के साथ साथ उसमें प्राइमरी सेकेंडरी थर्सरी ये भी चेंज हो गया। ठीक है, ये अमीन प्राइमरी अमीन है, ये अमीन सेकेंडरी अमीन है, और सेकेंडरी अमीन चेंज हो गया फंक्शनल ग्रुप अपना, इसीलिए हमने इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म नाम दिया है, ना कि अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। एकदम सेम आइसोमेरिज्म देख सकते हैं एक एसिड और एक एस्टर के साथ। एसिड और एस्टर जैसे इथेनॉइक एसिड मैं बना के दिखाता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉइक एसिड, और एक मिथाइल मिथेनोएट ले लेते हैं, एक सेकेंड, HC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक, ये ग्रुप जहाँ आ जाता है वो एस्टर हो जाता है। ठीक है, एस्टर, और एस्टर की जब नेमिंग होती है तो उसके सफिक्स में OATE लग जाता है, तो इसका नाम है मिथाइल मिथेनोएट। ठीक, तो इसका नाम होता है मिथाइल मिथेनोएट। अब एस्टर आएगा आगे तो एस्टर की नेमिंग भी हम देखेंगे, एस्टर की प्रिपरेशन नेमिंग। ठीक, और एक हमने बना दिया इथेनॉइक एसिड। अब दोनों में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन वगैरह सब सेम है, लेकिन वही चीज़ इसमें अपना था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अपना हो गया एस्टर, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ठीक, तो हम इसका यही लिख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बट मोलिकुलर फार्मूला सेम। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं अपना CH3CN साइनाइड। ठीक, अब साइनाइड को चेंज करना है, और देखा हमने साइनाइड के दरअसल 2 हेड होते हैं। साइनाइड एक C से भी अटैक कर सकता है और एक N से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, ये हम आगे भी देखने वाले हैं, जब हम SN और SN2 रिएक्शन, SN1 वगैरह SN2 रिएक्शन देखेंगे तो उसमें देखते हैं, बीच में एक टेबल आता है तो हम देखेंगे उसमें। तो CH3NC। ठीक, एक बार इसने C से अटैक किया, एक बार N से अटैक किया, तो यहाँ से C से अटैक करता है तो उसको सायानाइड बोलते हैं, N से अटैक करता है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है हमें क्लियर कि भाई इसने साइनाइड आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हुआ है, तो हो गया अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखा कि सब कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन सारे एटम सेम नंबर में है, तो ये अपना हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और ऐसे कंपाउंड जो कि भेष बदल के अपना सर से और पूंछ से दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, इसको हम एम्बिडेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल वगैरह चलो आगे की चीज़ है, लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूँ। एक न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, जो कि अपने सर से भी वार कर सकता है और पूंछ से भी वार कर सकता है। तो जब ये सर, मान लो कार्बन सर से वार करता है तो ये अपना साइनाइड बोलते हैं, जब पैर या पूंछ से वार करता है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और इन्हीं कंपाउंड को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल या कंपाउंड बोलते हैं। एम्बिडेंट मतलब एक ही कंपाउंड जो कि अपने अलग अलग रीजन से अटैक कर सकता है, ठीक है, या बॉन्ड बना सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्बिडेंट कंपाउंड। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में देखने वाली बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बन हो, या बोल सकते हैं कि
कई अलग अलग एटम्स हों, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, जिससे हम अलग अलग कंपाउंड बना सकें, है ना। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिसके पास सिर्फ एक ही जैसा एटम है, जैसे मान लो एल्काइल हैलाइड देख लेते हैं, CH3 CH2Cl। अब ये हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाई नहीं सकता क्योंकि इसके पास सिर्फ Cl लगा हुआ है, ठीक है। और Cl को हम बदल के कुछ कर नहीं सकते, तो हम यहाँ से एक नोट कर लेते हैं कि एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड डू नॉट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अपने एल्काइल हैलाइड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक। और कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो हम कई सारे नए नए एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आज के लिए हम 3 आइसोमेरिज्म ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो आज के 3 हो गए, लेकिन कल मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। रिंग चेंज तो चलो ठीक है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी यूज़ होगा, और जो रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ होगा वो अपने लिए अभी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जो मेन ऑर्गेनिक है वो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शंस हैं। और रिएक्शंस हम याद नहीं, रिएक्शंस हम जीने वाले हैं। वी हैव टू लिव द रिएक्शंस, वी हैव टू फील द रिएक्शंस, नॉट वी हैव टू ओनली जस्ट लर्न द रिएक्शंस। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही।